नमस्कार, मेरा नाम दलपत सिंह है और अभी आप मुझे जो सुन रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल दलपत सिंह ऑफिशियल से। दूरस्थ शिक्षा के ऊपर सरकार कई तरह के जो काम कर रही है और नवीनतम जो कई उनके काम हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर विशेष रूप से कॉलेज एजुकेशन के सेक्टर में ओपन यूनिवर्सिटी में एक विश्वविद्यालय का नाम है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ये जनरली उन बच्चों को एजुकेशन देता है जो किसी कारणवश कॉलेजेस के अंदर रेगुलर अपनी जो पढ़ाई जारी नहीं रख सकते हैं। तो इस विश्वविद्यालय का पूरा पैटर्न क्या है, परीक्षा कैसे होती है, क्या है विश्वविद्यालय, इन सब की जानकारी के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं एसपीयू पीजी कॉलेज फालना जिला पाली राजस्थान के जो स्टडी सेंटर बना रखा है बीएमओयू ने यहाँ पर, उनके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गौतम जी शर्मा साहब। तो आज हम इनसे बीएमओयू के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे और जनरली जो बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि कोई नया बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहे तो वो कैसे एडमिशन लेगा, क्या प्रोसेस होगा उसका, तो उसकी पूरी जानकारी के लिए तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दलपत सिंह ऑफिशियल में। तो सर, ये जो बीएमओयू है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान सरकार का एक खुला विश्वविद्यालय है कोटा के अंदर, तो इसके बारे में कुछ सर सामान्य जानकारी आप। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है और ओपन यूनिवर्सिटी भारत सरकार ने हर स्टेट में खोल रखी है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में पहले इसका नाम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी था, बाद में इसका नाम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा कर दिया गया। ये बेसिकली दूरस्थ शिक्षा, जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं या जो व्यक्ति सर्विस में रहते रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते या डिप्लोमा नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट कोर्स नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ हैं। प्रमाण पत्र कोर्सेज़ भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं, पीजी डिग्रीज़ भी हैं और यूजी भी हैं और पीएचडी भी करवाती है। सर, वैसे स्थानीय महाविद्यालय है जो श्री पार्श्वनाथ उबेद स्नातकोत्तर महाविद्यालय फालना, उसमें डिपार्टमेंट इंग्लिश के हेड हैं और आप। तो सर, ये एसपी कॉलेज के अंदर ये जो स्टडी सेंटर है बीएमओयू का, ये कब आरंभ हुआ, थोड़ी इसके बारे में आप। ये 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। तत्कालीन प्राचार्य स्वर्गीय शशि कुमार जी जैन थे और पहले इसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर माधु सिंह जी इंदा रहे और 2011 में मैं इसका कोऑर्डिनेटर बना। मतलब 2011 से आप जो है वो बीएमओयू के जो स्टडी सेंटर है उसके कोऑर्डिनेटर हैं सर। हाँ, 2011 से। तो सर, ये इसमें जो ये कोर्सेज वगैरह, कौन कौन से कोर्सेज वगैरह होते हैं, और तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर। इसमें देखो, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, जो कोर्सेज दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रीम्स, जो डिफरेंट स्ट्रीम्स है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो सारी यूजी कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। साइंस में जो है प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होते हैं और इनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, राजस्थानी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है और हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है। जो आर्ट्स स्ट्रीम में जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी इवन, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। और साइंस में साइंस बायो भी है, साइंस मैथ्स भी है, बीसीए भी है, उधर बीबीए भी है और पीजी में पॉलिटिकल साइंस में है, आपके हिंदी लिटरेचर में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, एमए इन एजुकेशन भी है और इवन जर्नलिज्म में भी यूजी और पीजी कोर्सेज हैं। जनरली क्या होता है सर, आजकल विश्वविद्यालय में कोई बच्चा एडमिशन जब लेता है तो सबसे बड़ी एक तो उसके सामने जो प्रश्न होता है या शंका जिसको कहते हैं, वो होती है मान्यता को लेकर के। क्योंकि आजकल ये बहुत हम सुन रहे हैं कि फला यूनिवर्सिटी से हमने कोर्स किया तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो ऐसे हो गया। तो क्या ये सर। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, जी जी सर। डीईबी द्वारा मान्यता प्राप्त है जी सर। और इसकी जो बीएड कोर्स होता है इसका, जी वो सर। भी एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है।
और ये राजस्थान सरकार का और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त उपक्रम है। अभी जैसे भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है NEP 2020, और धीरे धीरे लगभग ये पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगी विश्वविद्यालयों में। जैसे आप जिस कॉलेज के अंदर HOD हो सर, आप डिपार्टमेंट में, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीनस्थ जो आता है, तो उन्होंने भी इस NEP को लागू कर दिया है। तो क्या सर इस VMO ने भी, इसमें भी ये NEP लागू है क्या? इस सेशन से जनवरी 2025 में जो अभी एडमिशन शुरू हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 फरवरी 2025 है, वो जो सारे एडमिशन हो रहे हैं वो NEP बेस्ड हो रहे हैं। तो सर एक और एक बड़ी बात है कि कोई बच्चा जैसे कि यहाँ पढ़ रहा है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर, और वो चाहता है कि मैं इसके साथ एक और कोई डिग्री कर दूँ या डिप्लोमा कर दूँ या कोर्सेज कर दूँ, तो क्या वो ऐसी डिग्री या डिप्लोमा कर सकता है क्या? कर सकता है। एक डिग्री आपकी रेगुलर और एक आप डिस्टेंस एजुकेशन से साथ साथ कर सकते हैं। मतलब एक जैसे वो जयनारायण से भी कर सकता है, और दूसरी अगर कोई डिग्री करना चाहे तो VMO से भी कर सकता VMO है। से भी कर सकता है। लेकिन इसमें सर एक जो सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा जैसे 12वीं पास करके आता है, तो जब वो जो दूसरे विश्वविद्यालय होते हैं जैसे जयनारायणी है, तो जब वो इसमें एडमिशन लेता है रेगुलर के रूप में, तो वो ट्रांसफ़र TC वगैरह ये होती है, तो फिर इसमें वो क्या ट्रांसफ़र और TC माइग्रेशन जिसको कहते हैं, माइग्रेशन वगैरह इसमें जब एडमिशन लेता है तो ना तो हम TC मांगते हैं, ना हम माइग्रेशन मांगते हैं। हमारे को सिर्फ उसकी ओरिजिनल मार्कशीट और 10th की मार्कशीट जो ओरिजिनल है उसको स्कैन करना होता है, और सारा सिस्टम ऑनलाइन है। और फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भी कहीं सबमिट नहीं करनी है, आपके पास रखनी है अगर आप चाहो तो, नहीं तो उसकी भी सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो। आपको कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि सर हमने जो प्रश्न तैयार किए वो जनरली वही है जो जनरली एक बच्चा जब उसके दिमाग में आता है कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ, तो क्या क्या उसके साथ उसकी क्वेरी या समस्या होती है उसके ऊपर ही है। तो सर ये मतलब आपने जैसे बताया कि इसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं पड़ता। तो जनरली सर इसका जो सेशन है वो कब कब आरंभ होता है? इसके 2 सेशन हैं, एक जनवरी सेशन होता है और एक जुलाई सेशन होता है। मतलब वर्ष में 2 बार एडमिशन होते हैं, जुलाई सेशन में। और जुलाई सेशन में जो एडमिशन लेते हैं उनके एग्ज़ाम जून में होते हैं, अगले वर्ष जून में होते हैं, मतलब 12 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं। और जो जनवरी में एडमिशन लेता है उसका दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। यानी जो अभी आप जो आपने बोला कि जो कल से यानी 29 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो ये जो 2024 के अंदर जो सेशन था उसके एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं। वो कोरोना के बाद थोड़ा लेट चल रहा है सिस्टम, बाकी ये दिसंबर में शुरू होने चाहिए थे, लेकिन तो जो ईयरली मतलब जो एग्ज़ाम है वो 1 साल बाद होंगे, जैसे अभी जो फॉर्म भरेंगे वो वापस जनवरी वगैरह में होंगे, जनवरी में। और सर्टिफिकेट वगैरह में वो जैसी उसकी ड्यूरेशन वो है। जैसे 6 मंथ का है तो 6 मंथ के बाद हो जाएंगे, ईयरली कोर्स है तो 1 साल बाद होगा। जी जी सर। अब बच्चा सर जैसे रेगुलर को बच्चा पढ़ता है विश्वविद्यालय या कॉलेजेस के अंदर, तो वो तो जैसे उसको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो कॉलेज आएगा, उसको वहाँ से फॉर्म भरना वगैरह ये हैं, तो ये बच्चे अपने फॉर्म कहाँ से भरेंगे? इसका बेसिकली यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर जो स्टेट लेवल पे जो विभिन्न समाचार पत्र है उन पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश होता है, और उसके साथ साथ जो स्टडी सेंटर्स हैं वो भी अपने विद्यार्थियों से कांटेक्ट करते हैं, अपने यहाँ डिस्प्ले करते हैं उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह। और वहाँ जो रेगुलर स्टूडेंट्स जिस कॉलेज में स्टडी सेंटर चल रहा है उनसे भी वहाँ के कोऑर्डिनेटर वगैरह और जो भी उसके अंदर जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप इस डिग्री के साथ दूसरी डिग्री भी कर लें। और आसपास के एरिया में क्योंकि जो कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स या उनके भाई वगैरह जो कहीं बाहर रह रहे हैं, सूरत रह रहे हैं, बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के साथ इस VMU में फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कोई स्टूडेंट सर फॉर्म भर रहा है, तो ये प्रक्रिया पूरी कैसी है, ऑफलाइन है क्या ऑनलाइन है? ये सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। ऑनलाइन है तो उसको अभी। किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाना है और हाँ, ई-मित्र पे जाना है। ई-मित्र पे। और ई-मित्र पे अपना जो जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में UG में एडमिशन ले रहा है तो उसका 10th और 12th का मार्कशीट ले जाना, एक आधार कार्ड ले जाना, ये। तो जैसे रेगुलर में बच्चे वो फॉर्म भरते हैं वो भी आज ई-मित्र से ही भरते हैं, और फिर लाके उसकी हार्ड कॉपी जो कॉलेज में जमा कराते हैं वो, और कॉलेज को वेरीफाई करता है और उसका ये प्रोसेस है।
तो इसमें बच्चे को क्या हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर पे या एग्ज़ाम सेंटर पे जमा करानी है? ना तो उसको हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर पे जमा करानी है, ना रीजनल सेंटर पे जमा करानी है, ना यूनिवर्सिटी भेजनी है। उसका सॉफ्ट कॉपी ही रीजनल सेंटर पे जाएगा और वो वेरीफाई करेंगे। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई कमी रहती है तो रीजनल सेंटर से उसको मेल आएगा और उसको वो पूरी करेगा। फीस वगैरह सब ऑनलाइन ही जमा होगी? हाँ, सारा सब कुछ ऑनलाइन होगा। अच्छा सर। अभी जैसे NAP 2020 जो है और उसमें जो विश्वविद्यालयों ने जो अभी जो परीक्षा पद्धति उन्होंने जो चेंजेस किए उसमें, तो उसमें सर बच्चा जब एग्ज़ाम देता था उसके कुछ इंटरनल मार्क्स भी जाते हैं, जिसको सत्रीय कार्य या आंतरिक सत्रीय कार्य जिसको हम बोलते हैं, असेसमेंट होते हैं। तो क्या VMU में भी ऐसा सिस्टम है सर? VMOU में तो काफ़ी सालों से है। अच्छा। UG में 30 मार्क्स जाते हैं इंटरनल, जी। और PG में 20 मार्क्स जाते हैं। MA करेगा तो उसको 20 में से उसके हाँ, नंबर 20 जाएंगे, तो फिर 80 नंबर का एनुअल यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम पेपर होगा होगा उसका। और असाइनमेंट उसको हम कहते हैं इंटरनल जी सर। एग्जाम, वो 20 मार्क्स का होगा। तो वो बच्चा जैसे कि स्टडी सेंटर पे उसको जमा कराना है कि एग्ज़ाम सेंटर पे, कैसे जमा होते हैं असाइनमेंट अभी वगैरह? पिछले कुछ सालों से ऐसी व्यवस्था की गई है कि यूनिवर्सिटी द्वारा, क्योंकि रीजनल सेंटर पर पहले जमा होते थे लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स की संख्या होने लग गई, तो अभी यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टडी सेंटर को ये पावर दिया है कि वो वहाँ पर अपने यहाँ जो असाइनमेंट्स प्राप्त कर लें। अपने जो स्टूडेंट्स वहाँ स्टडी सेंटर में एनरोल्ड हैं और वहीं जो काउंसलर्स हैं उनसे उनका इवैल्यूएशन करा के मार्क्स जो है ऑनलाइन अपलोड कर लें। जो नियमित विद्यार्थी पढ़ते हैं विश्वविद्यालय कॉलेजेस के अंदर, तो उनके तो जो असाइनमेंट वगैरह है तो वो टीचर जो पढ़ाते हैं उनको वो ही उनको देते हैं। इनको कैसे मिलेंगे कि भाई कौन सा कैसा जो है उनको असाइनमेंट बनाना है, इसकी जानकारी वो कहाँ से मतलब मिलेंगे? इसके उनके लिए डाउनलोड कहाँ बहुत से अच्छी करेंगे? सुविधा है VMOU में। एक वेबसाइट पे आप जाएं, स्टूडेंट्स वन व्यू है। जी सर। स्टूडेंट्स वन व्यू में आप अपना स्कॉलर नंबर डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, तो आपका पूरा फोटो वगैरह आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, और वहीं पे एक ऑप्शन आता है असाइनमेंट डाउनलोड, और वहाँ से स्टूडेंट्स उनको डाउनलोड कर लेता है जो भी उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं, और उनको सॉल्व करके वो उसकी असाइनमेंट्स की फाइल जो स्टडी सेंटर है वहाँ जमा कराता है। वो फाइल मतलब बना पेपर जो है वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, मतलब वही मेरे कहने का मतलब यही था कि जो हाँ। उसको असाइनमेंट बनाना है उसके क्वेश्चन पेपर जो है उसको वेबसाइट पे मिल अवेलेबल होते जाएगी। हैं और उसके स्टूडेंट्स व्यू में अच्छा, उसका पर्सनल उसका अपना हाँ, जैसे हाँ। कि अकाउंट ही है आपके उसका कहने का डेट ऑफ मतलब। बर्थ डालेगा, उसका स्कॉलर नंबर डालेगा और वो खुल जाएगा पूरा। स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उसका स्टूडेंट वन व्यू जो है वो खुल जाएगा, उसमें उसको सारी सेक्शन जो सुविधाएं बना रखा है उसमें वो उससे मिल जाएंगे। और इवन वो कब असाइनमेंट जमा कराए हैं जी और सर। स्टडी सेंटर ने कब प्राप्त किए हैं उसकी डिटेल्स भी उसको बाद में जाके मिल जाती है। कई बार ये समस्या आती है सर कि कोई बच्चा टाइम पे जमा नहीं करा पाता है, तो उसका जो एग्ज़ाम है या उसका जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है तो फिर वो स्टडी सेंटर पे जमा कराएगा या फिर वो हायर अथॉरिटी नहीं, जाएगा? वो जो कहाँ उसकी जाएगा? स्टडी सेंटर है वहीं जमा करा हुआ है। अच्छा। अभी जैसे मान लो कोई बच्चा है अभी जनवरी 2025 में एडमिशन लेता है और उसको 15 नवंबर तक असाइनमेंट जमा कराने हैं, जी सर। और तब तक भी वो जमा नहीं करा पाता है और असाइनमेंट चेक हो गए हैं, तो वो बाद में जमा करा ले तो अगले वाले सेशन में चेक हो जाएंगे और उसके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। क्योंकि ये समस्या जनरली होती है सर, क्योंकि ये एक तरह से प्राइवेट स्टूडेंट ही है, तो अवेयरनेस थोड़ी इतनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, नहीं तो हो इससे ये समस्या आती है सर कि कई बिल्कुल, बच्चे जो है वो बिल्कुल, टाइम पे बिल्कुल। जमा नहीं करा पाते हैं, तो उनकी बिल्कुल समस्या सही आती है। अब जो सबसे बड़ी जो बात है सर इसमें एक आती है कि जो रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं उनको तो टीचर बता देते हैं, नोट्स बता देते हैं, क्लास में भी अटेंड करते हैं, तो उनको जो मटेरियल है जो पढ़ने का वो मिल जाता है। तो इनको ये जो स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा सर? जब स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल होता है तो उसके 1 या 2 महीने बाद जब उसका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है और उसको स्कॉलर नंबर आवंटित हो जाते हैं विश्वविद्यालय द्वारा, जी जी सर। तो विश्वविद्यालय द्वारा इसका एक अलग डिपार्टमेंट वहाँ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी मटेरियल। वो डिपार्टमेंट जो है विद्यार्थी को जो उसने फॉर्म में एड्रेस भरा था वहाँ पर स्पीड पोस्ट से उसके वहाँ बुक्स पहुँच जाती है, स्टडी मटेरियल पहुँच जाता है जी जी सर। और उसको ही पढ़ के उसको एग्ज़ाम देना है। कई बार सर जैसे कि डाक से जो भेजते हैं ना तो टाइम पे पहुंचती नहीं है, तो ऐसा कोई है जैसे ऑनलाइन वो डाउनलोड कर दे? सारा मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इवन यूनिवर्सिटी की ये भी सुविधा है,
अगर आप ये उस फॉर्म में ऑप्शन है जी कि सर। मेरे को जो है फिजिकल मटेरियल नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, मेरे को तो सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो उसको फीस में भी रिलैक्सेशन मिलता है। अच्छा, अगर वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करता है तो तो उसको फीस कम लगेगी। कम लगेगी, जी जी सर, उसका रिलैक्सेशन मिलेगा ये उससे। तो अच्छी है, बहुत सुविधा है। अब सर जैसे कि कोई और भी पाठ्य सामग्री स्टडी मटेरियल वगैरह मार्केट वगैरह में अवेलेबल होता है क्या सर? नहीं, ऑथराइज तो नहीं होता है। अच्छा। बाकी लड़का चाहे तो उससे रिलेटेड टॉपिक की दूसरी बुक्स भी पढ़ सकता है वो। बाकी ऑथराइज तो जो VMU का बुक्स हैं वही होती वही है। होगी, या तो वो घर पे भेजेंगे आपके डाक से, या फिर ऑनलाइन आप जो है वो ऑनलाइन ले लो बस, डाउनलोड कर बस। लो सर। और वही सिलेबस होगा उससे रिलेटेड। जैसे आपके जैसे हिस्ट्री में ही कोई टॉपिक है, जैसे अकबर के बारे में पढ़ना है, तो वो बुक्स में तो एक पर्टिकुलर नोट्स होंगे, उसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहे तो बाजार में जो डिफरेंट राइटर्स की बुक्स अवेलेबल है उनसे हेल्प ले सकता है। ये तो सर जैसे तो भी ऑनलाइन वाली व्यवस्था हो गई और बच्चा, लेकिन अभी बच्चा, जैसे बच्चे जो रेगुलर होते हैं बच्चे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं टीचर्स के, तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्था है जैसे कि वो कभी आए और वो स्टडी सेंटर पे या एग्ज़ाम सेंटर पे आकर के मिले वहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से? वो स्टडी सेंटर पे आके कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकता है। और इवन ये भी व्यवस्था की गई है विश्वविद्यालय द्वारा कि परामर्श कक्षाएं भी उनके द्वारा लगाई जा अच्छा। सकती है। संडे को संडे को लगेगी हाँ, वो संडे कक्षाएं? को उनकी परामर्श कक्षाएं भी स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए लगाई जाती हैं। और वो उसके कुछ नियम हैं, नियम। भाई इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए तभी वो क्लासेस लगेगी। लेकिन होता क्या है, आप खुद जानते हैं कि रेगुलर कॉलेजेस जो चलते हैं उनमें भी स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, और वो तो एडमिशन ही इसलिए ले रहे हैं कि हमें आना ना पड़े, इसलिए उनको फोर्स नहीं किया जाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था सर कि वो कई बार क्या होता है कि बच्चे जैसे कि उनको जानकारी नहीं है कि हम कैसे लिखें वगैरह, ये होता है ना कि पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न समझना वगैरह होता है, उसके लिए। अवर तो आप जैसे आपने जैसे हमारे जो मोबाइल नंबर हैं, जी जी सर। जितने भी स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन सब के मोबाइल नंबर वेबसाइट पे है, और हम 24 ही घंटे अवेलेबल है उनके लिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, इवन वो अपनी क्वेरीज या अपनी कोई कंप्लेन हो या ग्रीवेंस हो, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं और उसका समाधान हो जाता है। एक और सर बात है कि इनके रिजल्ट वगैरह जो घोषित होते हैं, तो उसके बाद में जो इनकी मार्कशीट वगैरह कैसे मिलेगी सर? ये मार्कशीट इनके, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर मूल अंक तालिका जैसे हाँ, उनको मूल अंक तालिका ऑनलाइन तो एक सॉफ्ट कॉपी उनके स्टूडेंट्स वन व्यू पे आ जाती है पूरी, जितने पेपर आपके क्लियर हो गए। और जब पर्टिकुलर ईयर के सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं तो उनकी मार्कशीट जो है उनके घर पर स्पीड पोस्ट से आ जाती है। और बच्चा अगर जैसे सर कोई पेपर क्लियर नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था आगे, जैसे सप्लीमेंट्री वगैरह होती है, ऐसे ही इसमें क्या व्यवस्था है? इसमें सप्लीमेंट्री वगैरह, अगर मान लो कोई लड़का, जैसे मान लो उसके 6 पेपर्स हैं जी सर। सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, 8 पेपर होते हैं, उसमें से मान लो 2 पेपर में उसका ड्यू आ गया है, तो उसकी कुछ एक निर्धारित बहुत ही छोटा अमाउंट है, पहले तो 200 रुपये था, अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया विश्वविद्यालय ने, तो वो 200 रुपये का अमाउंट पर पेपर जमा करा के नेक्स्ट जब एग्ज़ाम आ रहा है उसमें वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो नेक्स्ट कौन सा, 6 महीने वाला या फिर 12 महीने वाला हो, कैसे होगा? जैसे किसी लड़के ने, वो डिफॉल्टर हुए एक तरह हाँ से ना? डिफॉल्टर जी कहलाएगा, सर। और डिफॉल्टर वो पहले भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो सेकंड ईयर का देगा उसके साथ ही देना उसको। अच्छा, तो हर 6 महीने में जो एग्जाम हाँ, हो रहा है उसको दे सकता है। जी पर सर। फर्स्ट एग्जाम उसका जब नई न्यू एडमिशन है, न्यू एडमिशन फर्स्ट एग्जाम जो होगा उसका वो 12 महीने बाद ही होगा, 12 महीने वो पहले नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी में एडमिशन लिया और एग्जाम तो जून में भी होंगे तो उसका एग्जाम वो जून में नहीं दे सकता, पहला एग्जाम वो 12 महीने बाद ही देगा। ये है। एक और सर जो बात है, जो क्वेश्चन है कि रेगुलर बच्चों के तो प्रैक्टिकल वगैरह उनके कॉलेजेस में होते हैं, तो अगर कोई बच्चा जैसे कोई साइंस स्ट्रीम का है, एडमिशन लेता है VMO में, तो उसके प्रैक्टिकल वगैरह की व्यवस्था कैसे होती है सर? ये प्रैक्टिकल की व्यवस्था जो उसका रीजनल सेंटर है वो जनरली साइंस के प्रैक्टिकल हैं या लाइब्रेरी साइंस के प्रैक्टिकल हैं या BCA के प्रैक्टिकल हैं, तो वो रीजनल सेंटर पर ही आयोजित किए जाते हैं। और कई बार रीजनल सेंटर वहाँ उस शहर में जो स्थित महाविद्यालय है उनकी फैसिलिटी भी लेता है। अच्छा, यानी जनरली वो रीजनल सेंटर पे ही हाँ। होते हैं ये। अब जैसे कोई बच्चा है सर कि उसने एडमिशन लिया, उसके बाद में उसने असाइनमेंट भी जमा करा दिए,
असाइनमेंट तो एग्ज़ाम से पहले उसको जमा कराने होते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो बाद में जब वो एग्ज़ाम देगा, जैसे वो डिफ़ॉल्टर बन गया सर, जैसा कि आपने बताया, तो जब वो एग्ज़ाम देगा तो वापस उसको असाइनमेंट जमा कराने पड़ेंगे कि पुराने वाले काउंट हो जाएंगे? असाइनमेंट उसको जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, केवल फर्स्ट बार जब लड़का एग्ज़ाम देता है तो उसकी एग्ज़ाम फीस एक्स्ट्रा नहीं लगती, जो एडमिशन फीस लगी थी उसमें भी इंक्लूड है। जी सर। लेकिन फर्स्ट बार आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, मान लो आपके 8 पेपर थे और 8 पेपर आपने नहीं दिए, जी सर। तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो 6 महीने होगा, एज ए डिफ़ॉल्टर उनकी पर पेपर जो भी फीस होती है वो जमा करा के वो उसमें बैठ सकता है। असाइनमेंट्स उसको पुनः वापस जमा कराने की आवश्यकता नहीं। अब चूंकि सर ये डिस्टेंस मोड पे एजुकेशन है पूरी, तो उसमें जैसे कि मैं जोधपुर में रह रहा हूँ और मैं वहाँ से एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैंने वहाँ के लोकल जो है स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया। फिर अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है और वो उसका ट्रांसफ़र जयपुर हो गया या बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया या और किसी सिटी में हो गया, तो फिर उसका जो है वो एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करने की क्या व्यवस्था होगी? जब भी एग्ज़ाम मतलब उसका शेड्यूल घोषित होने वाला होता है तो उससे पहले यूनिवर्सिटी एक डिक्लेरेशन करता है वेबसाइट पर कि जो भी व्यक्ति अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कराना चाहे, फॉर्म के समय अगर मान लो मैंने उदयपुर भरा जी सर। और मेरा ट्रांसफ़र मेरा मान लो जोधपुर या पाली हो गया, तो मैं एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवा सकता हूँ और उदयपुर की बजाय मैं पाली में एग्ज़ाम दे सकता हूँ। एक सर ये स्टूडेंट वन व्यू क्या है, जैसे आपने पहले बताया है? स्टूडेंट्स वन व्यू पे स्टूडेंट्स को सारी जानकारी मिलती है। एक तो बेसिकली जो इसका यूज है स्टूडेंट्स को जो करना चाहिए कि इस पे आप स्टूडेंट अपना स्कॉलर नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, तो उसके जैसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए, असाइनमेंट कब जमा कराए, असाइनमेंट्स में क्या मार्क्स आए, पूरी मार्कशीट उसकी आ जाती है। सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी वहाँ पर होगी, थर्ड ईयर की भी होगी, असाइनमेंट फर्स्ट ईयर के कौन से थे, सेकेंड ईयर के कौन से हैं, थर्ड ईयर के कौन से हैं, वो सारी एक तरह चीज़ें से वहाँ डेटा है पूरा हाँ। वो उसका वहाँ पर। और वेबसाइट पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। स्टूडेंट्स व्यू के अलावा आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है, एग्ज़ाम अनाउंसमेंट है, वो सारी जानकारियाँ भी, वेबसाइट बहुत ही प्रॉपर है VMOU की। काफ़ी क्वेश्चन हमने तैयार किए थे जो जनरली सर स्टूडेंट की क्वेरी होती है एक तरह से ये। और इवन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब विद्यार्थी को अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसको डिग्री लेने भी VMOU जाने की आवश्यकता नहीं है। एक फॉर्म भरे वो और VMOU के द्वारा स्पीड पोस्ट से उसके घर पर डिग्री भी भेज दी जाती है। मूल जो डिग्री है हाँ, उसकी मूल डिग्री। डाक से उसके घर पहुंचा दी जाएगी एक और फीस जमा इवन कराने के जो बाद। टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जी सर। जो गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं डिफरेंट कोर्सेज में ऑल ओवर राजस्थान, तो उनको विश्वविद्यालय द्वारा कन्वोकेशन करके उनको गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। दूसरे विश्वविद्यालय जैसे दीक्षांत समारोह आयोजित करते हैं वैसे ये अभी विश्वविद्यालय हमारा भी होने जो वाला दीक्षांत जी जी समारोह। जी सर। सर क्या पीएचडी भी होती है इस विश्वविद्यालय से? PhD भी होती है। तो उसका प्रोसेस भी वही है जो दूसरों में है? उसका इसमें भी एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस के आधार पर जो दूसरे यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते हैं, जितनी सीट अवेलेबल होती है उस हिसाब से होता है। बीएड भी होता है? बीएड भी होता है। तो पर open बीएड अभी 2015-16 के बाद जो STC जो स्टूडेंट्स कर लिया है, जी सर। वही बीएड करने के लिए एंटाइटल्ड है। न्यूनतम योग्यता इसके अंदर एसटीसी है। STC एसटीसी किया हुआ व्यक्ति ही बीएड कर सकता है और वो VMOU से। टीचर के रूप में काम कर रहा हो, STC कर लिया हो। तो सर ये से आपने काफ़ी कुछ जानकारी हमें प्रदान की है और एक सबसे मूल बात अब सर जो सरकार जो है वो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे आपका सर, महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था है क्या इसमें विश्वविद्यालय के अंदर? अभी पिछले साल से विश्वविद्यालय द्वारा जो दूरस्थ बालिका शिक्षा है, राजस्थान सरकार ने जैसे घोषणा की है, तो जो भी स्टूडेंट, जो भी गर्ल स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेती है, तो उसका इनकम के आधार पे जो भी वो फीस भरेगी वो वहाँ से उसको रिएम्बर्स हो जाएगी। एक बार फीस उनको वो भरनी है पड़ेगी और उसके बाद में सरकार उनको वो फीस रिटर्न करेगी। रिएम्बर्स कर देगी।
तो ये ऑप्शन जो उस समय जिस समय वो फॉर्म भरते हैं उस समय तो उनको वो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हाँ, कि ऑप्शन। भाई आपको वो छूट चाहिए क्या। अच्छा सर, स्कॉलरशिप भी समझिए हम हाँ, इससे? स्कॉलरशिप एक तरह की स्कॉलरशिप है, मतलब क्या कहते हैं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नारी शिक्षा को। बहुत अच्छी जानकारी आपने प्रदान की है कि और भी कुछ सर अगर आप कुछ बताना चाहे वीएमओ के मेरा बारे तो में यही या कहना जो है कि इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे योगा के लिए आजकल योग की ज़रूरत सबको पड़ती है, और सारे जो इवन प्राइवेट स्कूल्स हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी योगा का एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो योगा में भी यहाँ पर डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, तो उसमें भी स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन लेना चाहिए। इवन ज्योतिष में भी सर्टिफिकेट कोर्स हैं, अच्छा जो अच्छा ज्योतिष में काम करना चाहें। जी सर। डिफरेंट टाइप के काफ़ी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो वो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसका विद्यार्थी अवलोकन करें और वहाँ से जानकारी प्राप्त करें। और फिर भी विद्यार्थियों को कोई समस्याएं आती है तो हमारा स्टडी सेंटर है फालना में, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू सर। तो आप थे ये जो एसपीपीजी कॉलेज फालना के अंदर जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का जो स्टडी सेंटर है उनके समन्वयक डॉक्टर श्री गौतम जी शर्मा साहब। काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी और जो मेन क्वेरी होती है बच्चे की जो एडमिशन लेता है उसकी, तो उन्होंने आज एकदम क्लियर कर दिया। तो इस पूरे वीडियो को जो कैमरे के पीछे हमारे जो है वो दीपक जी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो इसमें हमारा सहयोग किया। थैंक यू सर। एक नए वीडियो के साथ में फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।